नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग पॉइंट पर, जहाँ मैं आपकी दोस्त कियारा आप ही की तरह क्लास 10th में पढ़ रही एक स्टूडेंट कोशिश करूँगी आपके साथ अपने नॉलेज शेयर करने की और आपकी हेल्प करने की। लास्ट वीडियो में हमने देखा था साना साना हाथ जोड़ी का पार्ट 1 और आज हम पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो आइए समय बर्बाद नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं। अब पहाड़ियों के दृश्य के बाद वो लगातार ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। जितेन उन्हें बताते हैं कि अब वो हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगी और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। अब ऐसे ही एक हेयर पिन बेंट से ठीक पहले एक ऐसा पड़ाव यानी लेवल आया, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सीन आया जहां उन्होंने 7-8 साल की एज के पहाड़ी बच्चे देखे जो स्कूल से वापस आ रहे थे। वो बच्चे जब उनसे लिफ्ट मांगते हैं तो जितेन सबको बताते हैं कि हर रोज़ ही बच्चे करीब 3 से लेके 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं, तब जाकर स्कूल पहुंचते हैं। तब मणि उनसे पूछती है कि क्या इनकी स्कूल बस नहीं है। जितेन उन्हें हंसकर बताते हैं कि यहाँ मैदानों यानी प्लेन्स की तरह कोई चिकना वर्बीला यानी कंफर्टेबल लाइफ जीने वाला मोटा इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्हें बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ती है। नीचे तराई मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या होती है। पार्ट 1 में आप चाहें तो एक बार वहाँ से चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे ही दिया है। तो उस तराई में बस एक ही स्कूल है जहाँ पहाड़ी बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं। बच्चे केवल पढ़ते ही नहीं बल्कि घर के भी सारे काम कराते हैं, जैसे कि शाम को अपनी माँ के साथ मवेशियों यानी डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय भेड़ बकरियों को चराना, पानी भरना, जंगल से लकड़ियाँ ढोकर लाना। खुद जितेन ने भी ये सब ढोने का काम किया हुआ है। अब जब वो और ऊपर चढ़ते गए तो रास्ते और भी खतरनाक होते गए। मधु को तो ऐसा लग रहा था मानो रास्तों को इंच टेप से मेजर करके इतना ही चौड़ा बनाया गया हो जितने में एक जीप जा सके। इतने नैरो रास्ते थे कि अगर थोड़ा भी संतुलन यानी बैलेंस बिगड़ा और जीप खिसकी तो सारे घाटियों में गिर जाएंगे। रास्तों पर खतरों के प्रति सावधानियां भी लिखी थी, जैसे कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर वी केयर मैन ईटर अराउंड। पर इस रास्ते पर नरभक्षी यानी इंसानों को खाने वाले जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे, जिनके बहुत घने काले काले बाल थे जो कि नेचुरली उन्हें इतनी ठंड से बचाते थे। अब सनसेट होने लगा था। उन्होंने कुछ पहाड़ियों को गाय चराकर वापस लौटते हुए देखा, जिनमें से कुछ के सिर पर भारी भारी गठरियाँ थीं। आसमान कोहरे और बादलों से घिरा हुआ था। अब जब जीप चाय के बागानों यानी कि टी गार्डन से गुजर रही थी तो एक सीन ने लेखिका का ध्यान खींच लिया। वो क्या था? बागानों में कई लेडीज़ बोकू यानी सिक्किम की ही एक वेशभूषा पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। मैं इसकी पिक्चर आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी, तो इसलिए स्टे ट्यून्ड। तो जो युवतियाँ थीं वो बहुत ही यंग थीं और मेहनत के कारण उनके चेहरे लाल हो गए थे। उन्हीं में से एक महिला ने चटक यानी शार्प रेड कलर का बोकू पहन रखा था और वो सीन ऐसा लग रहा था जिसे बगीचे की हरियाली में उस लाल रंग ने डूबते हुए सूरज के साथ मिलकर कोई इंद्रधनुष यानी रेनबो बिखेर रखा हो। इतनी सुंदरता मधु के लिए असह्य थी, यानी वो इतना सौंदर्य सहन नहीं कर पाई और मंत्रमुग्ध यानी हिप्नोटाइज्ड सी वो चीख पड़ी। अब यूमथांग पहुंचने के लिए उन्हें पहले लायुंग में रात भर ठहरना पड़ा। लायुंग एक छोटी सी शांत बस्ती थी जो कि गगनचुंबी यानी आसमान को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के तल यानी बेस पर बसी थी। वो जगह जिंदगी की सारी भाग दौड़ से परे थी और रात का वक्त था, इसलिए सारे लोग सो भी रहे थे। लायुंग में वो सभी यात्री तिस्ता नदी के तीर यानी किनारे पर बनी एक छोटी सी वुडन कैबिनेट में ठहरे थे। मधु तरोताज़ा होकर तिस्ता के किनारे ही बैठ गई, जहां उनके सामने झरना बहता हुआ तिस्ता नदी से मिल रहा था। मध्यम मध्यम यानी धीमी धीमी हवा चल रही थी और वातावरण बहुत शांत था। पेड़ पौधे हिल रहे थे और आसमान में बादल थे, इसलिए चांद भी नहीं दिख रहा था। उस शांति में बैठकर अनायास ही यानी अपने आप ही मधु की आंखें भर आईं। वो फिर से इमोशनल हो उठी। उन्हें अपने अंदर ही अंदर ज्ञान का एहसास सा हो रहा था, एक बोधिसत्व यानी अपने अंदर की सच्चाई का एहसास हो रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि सुख शांति और सुकून उधर ही है जहाँ अखंडित संपूर्णता यानी पेड़ पौधों से भरी एक कंप्लीटनेस हो, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सभी एक साथ जीवन जी सकें, जैसे पेड़ पौधे, पशु और मानव सारे। फिर वो कहती हैं कि हमारी पीढ़ी ने नेचर के इस तालमेल यानी बैलेंस के साथ खिलवाड़ किया है।
इसके बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। ये एक अक्षम्य अपराध है, यानी एक ऐसी गलती है जो कि माफ़ी के लायक नहीं। मधु को लगता है कि हिमालय अब उनके लिए एक कविता, एक दास्तां नहीं, एक दर्शन बन गया था, एक तीर्थ स्थल बन गया था। अब अंधेरा होने ही वाला था तो लेखिका पत्थरों के बीच से खुद का बैलेंस बनाते हुए, डगमगाते हुए तिस्ता के भीतर धारा को महसूस करने गए। उन्होंने नीचे झुककर बहते हुए पानी को अपनी अंजलि यानी उंगलियों में लिया तो ऐसा एहसास हुआ मानो उनका अतीत यानी पास्ट उनके अंदर धड़क रहा हो। पानी लेते हुए उनकी स्मृति में कौंधा, यानी कि उन्हें कुछ याद आया। ऐसे तो पानी को हाथ में लेकर संकल्प किया जाता है, यानी वचन लिया जाता है, तो अब वो कौन सा वचन ले? पर वो संकल्प नहीं, एक प्रार्थना कहना चाहती थी कि अंदर का सारा हलाहल यानी जहर और सारी तामसिकताएं यानी बुरी इच्छाएं और आदतें वो इसी बहती जलधारा में बह जाएं। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ चुका था। हिमालय ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई काला कंबल ओढ़ लिया हो। अब जितेन ने अपने उस छोटे से गेस्ट हाउस में लाउड वॉल्यूम पर गाने बजाने शुरू किए। सारे यात्री नाचने लगे। वो रात कुछ ऐसे महक उठी थी जैसे आदिम यानी पुराने ज़माने की परियों की कहानी की कोई रात हो। वो सारे इतने मस्त हो गए, इतने मदहोश हो गए कि सारे सैलानी गोल गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। इसके बाद मधु के मित्र मणि ने डांस किया और उसे अवाक यानी हैरान सब देखते ही रह गए। क्यों? बेशक से वो 50 साल की बूढ़ी औरत हो रही हो, पर उन्होंने जितना जानदार, इतना एनर्जेटिक डांस किया कि वो कुमारियों यानी कम उम्र की लड़कियों को भी मात दे दे, उन्हें हरा दे। मधु को हैरानी होती है कि उसके भीतर कितना आनंद भरा था। आखिर इतना आनंद, इतनी खुशी मिलती किधर से थी? खैर, रात बीती और सुबह हुई। लायों की सुबह बड़ी शांत और सुरम्य यानी सुंदर थी, मानो वो तिस्ता की शांत धारा की तरह ही बह रही हो। मधु ये भी बताती है कि यहाँ के ज़्यादातर लोगों के जीवन साधन है पहाड़ी आलू और धान यानी चावल की खेती और दारू का व्यापार। सुबह जब वो अकेले टहलने निकली तो उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें बर्फ़ मिलेगी, पर यहाँ बर्फ़ का एक कतरा भी नहीं था, जबकि अप्रैल का महीना था और वो सी लेवल यानी समुद्री तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे, 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। तो हमने पहले पार्ट में भी ये देखा था और यहाँ भी मधु बताती हैं कि वो बर्फ़ देखने के लिए कितनी बेचैन थी। वो कहती हैं कि हम मैदानों से आए लोगों के लिए बर्फ़ से ढके पहाड़ जन्नत जैसे होते हैं। वहाँ घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने उन्हें बताया कि पोल्यूशन के कारण स्नोफॉल का रेट कम होते जा रहा है, पर कटाऊ एक ऐसी जगह है जहाँ उन्हें बर्फ़ ज़रूर मिलेगी। कटाऊ को भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है। कटाऊ जो है उसे भारत का स्विट्ज़रलैंड भी कहा गया है। वो लायोंग से 500 फीट की और 2 घंटे की दूरी पर था। कटाऊ बिल्कुल अपने नेचुरल स्टेट में था क्योंकि वो उस समय तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था और उसकी कोई खास चर्चा नहीं होती थी। जब वो नवयुवक मधु से बातें कर रहा था तो उसकी वाइफ अपने छोटे लकड़ी के घर से बाहर निकलकर उन्हें एक्साइटेड होकर देख रही थी। तभी वहाँ एक गाय आई और उस युवक की थैली में जो महुआ रखा था उसे निगल गई। मीठी झिड़कियों यानी प्यार से डांटते हुए उसने उस गाय को भगा दिया। ये महुआ हेल्थ वगैरह के लिए, दांतों की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, अल्कोहल वगैरह के लिए यूज़ होता है और आदिवासी और पहाड़ी लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसकी पिक्चर देखनी है तो स्टे ट्यून्ड। अब वो सारी उम्मीद से भरे आवेश यानी एनर्जी और उत्तेजना यानी एक्साइटमेंट के साथ कटाऊ की ओर बढ़े। कटाऊ की ओर का रास्ता और भी खतरनाक था क्योंकि सब ओर धुंध यानी कोहरा और बारिश थी। इतने कोहरे में जितेन भी बस अंदाजे से ही गाड़ी चला रहे थे। सब कुछ बादलों से ढका हुआ था। खतरा इतना था, इतना डर था कि सारे यात्री मौन यानी चुप थे। एक गलती हुई और सब खत्म, वो घाटियों में गिर जाएंगे। उन्होंने अपनी सांसें भी थाम रखी थी। आसपास का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। फिर एक जगह उन्हें बड़े बड़े लेटर्स में दिखी एक चेतावनी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, यानी कि अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को डाइवोर्स दे दीजिए, यानी स्पीड ड्राइविंग मत कीजिए। फिर एक और वार्निंग दिखी कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अब जब उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया था तब धुंध हटी और तभी यात्रियों के बीच का फैला सन्नाटा भी टूटा और वो बोलने लगे। जितेन एक्साइटेड होकर बोल पड़े कि कटाऊ को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। तब मनी, जो कि
स्विट्ज़रलैंड घूमकर आ चुकी थी पहले ही, उन्होंने तुरंत प्रतिवाद किया, यानी उसकी बात को गलत साबित करने की कोशिश की। उसने बताया कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड इतनी ऊंचाई पर नहीं है जितना कि कटाव है, और स्विट्ज़रलैंड कटाव जितना सुंदर भी नहीं है। जब दूर से बर्फ़ ढके पहाड़ दिखने लगे तब उन्हें एहसास हो गया कि वो कटाव के पास आ चुके हैं। अब पास के पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने थोड़ा थोड़ा पाउडर छिड़क दिया हो, आधे हरे और आधे काले। नार्गे ने उन्हें बताया कि लगता है ताज़ा बर्फ़ कल रात को ही गिरी है। अभी तो आधे ढके पहाड़ थे, थोड़ा और आगे पूरी तरह बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखने लगे, मानो हर तरफ साबुन के झाग गिरे हुए हो। मधु जीप की खिड़की से सिर बाहर निकालकर नज़ारे देखती रही। पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। एकाएक यानी एकदम से जितेन ने जब पूछा मधु से कि कैसा लग रहा है, तब मधु ने जवाब दिया, राम रोज हो, यानी अच्छा है। तो जितेन खुशी के मारे उछल पड़े और पूछने लगे, अरे ये नेपाली बोली कहाँ से सीखी? तो उन्हें अपनी भाषा पर इतना गर्व महसूस हुआ कि उनका चेहरा खिल पड़ा और आंखें चमक उठी। ऐसा हमारे साथ भी होता है ना दोस्तों। सपोज़ हम किसी फॉरेन कंट्री में हों और अकेले ऐसे बंदे हों जो कि हिंदी बोल रहे हों, और हमें कोई और ऐसा मिल जाए जो कि हिंदी बोलता हो, कितनी खुशी होती है ना। तो वैसा ही जितेन के साथ भी हुआ। और तभी किसी चमत्कार के जैसे हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगी, मानो मोती गिर रहे हों। तिमरो माया सेंधे मलाई सताउंज, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, जितेन बोल पड़े। सब वो इतना सुंदर नज़ारा, ऊपर से लेखिका का नेपाली बोलना, इन सब का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो प्यार में डूबकर गाने लगे और झूम उठी। कटाव पहुंचते ही सभी जीप से उतरे और बर्फ़ पर उछलने लगे। इतनी बर्फ़ थी कि घुटनों तक पहुंच रही थी। ऊपर आसमान और हर ओर बर्फ़ से ढके पहाड़, सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद। मोस्टली यात्री बर्फ़ पर लेटकर फ़ोटोज़ खींचने लगे। बर्फ़ के कारण इतनी ठंड थी कि लेखिका के पैर कांप रही थी, पर मन इतना आनंदमय हो गया था मानो वृंदावन हो। वो भी बर्फ़ पर लेटकर इस जन्नत को जी भर देखना चाहती थी, पर उनके पास स्नो बोट्स नहीं थे। वो चाहती थी कि किराए पर ले लें, पर लेकिन यहाँ कटाऊ में कोई दुकान ही नहीं थी, क्योंकि कटाऊ यूमथांग और झांगो लेक की तरह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। हमारी लेखिका सबसे अलग थी। वो दूसरे यात्रियों की तरह फ़ोटोज़ नहीं खिंचवा रही थी, बल्कि अपनी आंखों के कैमरे से सारे दृश्य को मन के अंदर खींच रही थी, ताकि जब वो वापस अपने घर में जाएं, महानगर जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तो अपने अंधेरे कमरे में इस पल को याद करके खुश हो सकें। ये बर्फ़ से ढके पहाड़ संपूर्णता यानी पूर्णता, कंप्लीटनेस के उन पलों में मधु को उनके आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल मन के अंदर बसे अतीत यानी पास्ट से जोड़ रहे थे। उन्हें ऐसे लगा जैसे कि शायद ऐसे ही मन को विभोर यानी खुश कर देने वाले वातावरण में ही हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। इस ऐसे ही वातावरण में उन्होंने हमारी ज़िंदगी की सच्चाई को खोजा होगा और सर्वे भवन्तु सुखिना यानी कि इस संसार में सारे लोग खुश रहें, ये महामंत्र पाया होगा। संपूर्णता का वो प्रतीक कटाव के हिमशिखर और वातावरण इतने सुंदर थे कि अगर कोई क्रिमिनल भी देख ले तो करुणा यानी दया के अवतार महात्मा बुद्ध की तरह शील बन जाए, चाहे फिर कुछ पलों के लिए ही सही। गाइज़ आई एम रियली सॉरी अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी अजीब आ रही हो, पहले जैसी नहीं आ रही हो। एक्चुअल में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इस कारण आवाज़ थोड़ी ऐसी है। पर ये पार्ट तो डेडलाइन थी मेरी, मुझे किसी ना किसी तरह अब तक आप तक पहुंचाना था इसे, इसलिए मैं ये बना रही थी। तो प्लीज़ मेरी वॉइस को माइंड मत करना और एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो रही हो अभी इस वक्त। खैर, अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं आगे। तो तभी उनके दिमाग में मिल्टन और ईव का किस्सा घूमा। गाइस, क्रिश्चियन माइथोलॉजी यानी ईसाई धर्म के अकॉर्डिंग एडम और ईव, जिसे हिंदी में आदम और ईव भी कहते हैं, वो इस धरती के पहले आदमी और औरत थे जिन्हें जीसस ने बनाया था। कहा जाता है कि ईव बहुत बहुत खूबसूरत थी। तो एक पुराने समय के कवि थे मिल्टन, उन्होंने अपनी कविता में ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि वो इतनी सुंदर है कि उसे देखकर शैतान भी ठगा सा यानी ठहर सा जाता है और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति के बारे में भूल जाता है, यानी कि दूसरों के बुरे करने के बारे में भूल जाता है। तो उन्होंने मणि से इसी कविता के बारे में पूछा, पर मणि खुद कुछ और सोच रही थी। वो मधु को समझाते हुए कहती हैं कि ये हिमालय के पर्वत पूरे एशिया के जल स्तंभ यानी वाटर के मेन पिलर हैं। प्रकृति ने बड़े ही अद्भुत तरीके से जल संग्रह का इंतज़ाम कर रखा है। कैसे?
वो ऐसे कि सर्दियों में इन पर्वतों पर बर्फ़ जम जाती है और यही बर्फ़ गर्मियों में पिघलकर नदियों के रूप में बह जाती हैं। ये नदियाँ दूर दूर तक बहकर पूरे देश को पानी पहुँचाती हैं। तब मनी ने ऐसा कहकर अभिभूत होकर यानी इमोशनल भाव विभोर होकर माथा नवाया, अपना सिर झुकाया कि इन नदियों का, इन हिमशिखरों का कितना एहसान है हम पर। तब उन पलों में मधु ने सोचा कि ये संसार कितना सुंदर है, पर तभी उन पर उदासी की एक हल्की सी परत यानी लेयर छा गई थी, क्योंकि उन्हें उन पहाड़ियों की याद आ गई थी जो कि तब पत्थर तोड़ रही थी। खैर, आत्मा की अनंत परतों यानी लेयरों को छीलता हुआ यानी उनके अंतर्मन को छूता हुआ ये सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा और तब उन्होंने फौजी छावनियाँ देखी, क्योंकि वो जो थे वो बॉर्डर के एरिया का सफ़र कर रहे थे जो कि चाइना के पास था। तब वहाँ मधु की एक जवान से बात भी हुई। उन्होंने उससे कहा कि -15 डिग्री सेल्सियस की ऐसी कड़कड़ाती ठंड में तो आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होती होगी। तब वो उदास होकर हंस पड़ा और बोला कि हम यहाँ पहरा इसलिए दे रहे हैं ताकि आप वहाँ चैन से सो सकें। तब जितेन ने फिर उनको फेरी भेटुला कहते हुए जीप आगे बढ़ाई, यानी कि फिर मिलेंगे। थोड़ी ही दूर एक और फौजी छावनी पर लिखा था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, यानी कि आपके फ्यूचर के लिए हम अपना अब का प्रेजेंट जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। ये सब देखकर मधु का मन पिघल गया और वो उदास हो उठी। महानगर में रहते हुए उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था कि जब ऐसे बर्फीले इलाके में वैशाख के महीने में हम जैसे लोग 5 मिनट में ही कांपने लग जाते हैं, वहाँ हमारे जवान पौष और माघ के महीने में भी तैनात रहते हैं, जब तापमान इतना कम हो जाता है कि पेट्रोल के सिवा सब कुछ जम जाता है। और वो जिन नैरो, घुमावदार और इतने खतरनाक रास्तों से गुजर रहे थे, जिसको देखते देखते ही उनके प्राण कांप उठ रहे थे, उन रास्तों को बनाने में न जाने कितनों के जीवन उनकी मियाद यानी कि समय से पहले ही ख़त्म हो गए। मधु के लिए ये यात्रा एक खोज यात्रा थी। उन्हें अपने बारे में और हर चीज़ के बारे में कितना कुछ जानने को मिला था। पूरा सफ़र उनकी चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। खैर, अब वो लोग कटाओ से लायोंग वापस आए और फिर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन युमथांग की ओर बढ़े। जितेन तब कुछ ही दिन पहले नेपाल से वापस आए थे। युमथांग की घाटियाँ पहले से ही इतनी सुंदर थी, अब वहाँ प्रियुता और रोडोडेंड्रो के फूल उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहे थे। जितेन कहने लगे कि 15 दिनों के बाद ही पूरी फूलों की घाटी भर जाएगी और ऐसा लगेगा जैसे फूलों की सेज हो यानी बारात हो। यहाँ के रास्ते उम्मीद के अनुसार चौड़े थे, इसलिए इतना खतरों का भी एहसास नहीं हो रहा था। घाटियों में कई बंदर भी दिखे। जब वो एंड में युमथांग पहुँच गए तो थोड़ा निराश यानी डिसअपॉइंटेड हुए। वो इसलिए क्योंकि जितना सुंदर कटाव था उतना युमथांग नहीं था। कटाव की तुलना में युमथांग फीका यानी डल था। तब उन्हें एहसास हुआ कि मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है मंजिल तक के सफ़र का मज़ा उठाना। खैर, युमथांग में जो मधु थी उन्हें एक चिप्स बेचती हुई सिक्किम युवती मिली, तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने जवाब दिया कि नहीं, मैं इंडियन हूँ। ये सुनकर मधु को बहुत अच्छा लगा। जो सिक्किम के लोग थे वो भारत में मिलकर बहुत खुश हुए थे। तो जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तो टूरिस्ट उद्योग यानी कि टूरिज़्म इतना फला फूला नहीं था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबा वोहा में इस कदर घुल मिल गया था, यानी हमारे भारत के कल्चर में, वातावरण में इस कदर घुल मिल गया था कि लगता ही नहीं था कि कभी सिक्किम भारत में नहीं था और स्वतंत्र राज्य था। खैर, वो जीप में बैठे ही थे कि एक पहाड़ी कुत्ते ने उनका रास्ता काट दिया। तब मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते वैसे नहीं भौंकते, बस चांदनी रात यानी पूर्णिमा की रात को ही भौंकते हैं। इस बात पर मधु हैरान हो गई। वो सोची कि क्या समुद्र की तरह कुत्तों का भी पूर्णिमा की रात को ज्वार भाटा जागता है। गाइज, ये ज्वार भाटा होता है फिनोमिनन ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। इसके बारे में मुझे याद है हमने जियो के क्लास 8th में पढ़ा था और फिज़िक्स क्लास 9th के चैप्टर ग्रेविटेशन में भी पढ़ा था। होता क्या है कि पूर्णिमा की रात को चांद हमारी पृथ्वी के थोड़ा ज़्यादा पास आ जाता है, तो चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटी के कारण हमारे समुद्रों का पानी ऊपर उठने लगता है। इसकी वजह से लहरें उठती हैं। इसलिए मधु को लगता है कि शायद पूर्णिमा की चांदनी कुत्तों में भी ऐसा ही कुछ प्रभाव डालती होगी, जब वो और दिन सामान्य रहते हैं पर पूर्णिमा की रात को ही भौंकते हैं। खैर, अब वो लौट रहे थे, तब जितेन उन्हें तरह तरह की जानकारियाँ देते रहे। तो वो बताते हैं कि
इसी एरिया में एक पत्थर ऐसा है जहाँ पर गुरु नानक के फुटप्रिंट्स हैं। तो कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थैली से थोड़े से चावल छिड़क कर बाहर गिर गए थे। तो जिस जिस जगह चावल गिरे थे वहाँ वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर के बाद ही उन्होंने फिर अपनी उंगली से दिखाया कि मैडम इसे खेदुम कहते हैं। ये लगभग पूरा एक किलोमीटर का एरिया होता है जहाँ देवी देवताओं का निवास है। तो उनकी ये मान्यता है, यहाँ सिक्किमी लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो मधु हैरान होती है, कहती है कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? तो जितेन जीभ निकालते हुए मजाक सा उड़ाता है और कहता है कि नहीं मैडम, ये पूरी प्रकृति, इसकी तो हम पूजा करते हैं, अगर इसे गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। तो मधु कहती है कि तभी तो गैंगटॉक इतना सुंदर है। तो जितेन उन्हें टोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़, इसीलिए गैंगटॉक नहीं गंतोक कहिए। अब जितेन जो थे वो थोड़े से टॉकेटिव नेचर के थे, तो मधु कुछ पहले पूछती, इससे पहले वो चालू हो गए। वो कहते हैं कि मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो जब सिक्किम हमारा भारत में मिला है तो उसके कई सालों बाद जो भारतीय आर्मी के कैप्टन थे शेखर दत्ता, उनके दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, घाटियों के बीच अगर रास्ते निकाल दें तो इसे टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया जा सकता है। तो वो दिखाते हैं कि मैडम आप देखिए अभी भी रास्ते बन ही रहे हैं। तो मधु अपने मन मन में सोचती है कि हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त यानी कभी भी ख़त्म ना होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। ये सब मधु मन मन में ही सोच रही थी। जीप आगे बढ़ने लगती है। तो गाइस फाइनली अब हम देखते हैं कि बोकू और महुआ कैसे दिखते हैं। तो आप देख सकते हैं बोकू, पर्सनली मुझे बहुत बहुत सुंदर ड्रेस लगी कलर एंड डिज़ाइन वाइज। एंड ये जो महुआ होता है देख लीजिए, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि एक बार इसे गूगल पर भी सर्च करके देखिए। फाइनली हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको डिलीवर करने के लिए, क्योंकि मेरे को करीब 3 हफ्ते की मेहनत लग गई इन दोनों पार्ट्स की वीडियो के ऊपर। जैसे नेल्सन मंडेला ने सर दर्द किया था, वैसे ही इसने भी सर दर्द किया है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह मुझे बढ़ावा देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।